शॉर्ट की डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल एफ सेंटर, ओके। देन एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइन क्यूब, ठीक है, ये सब बहुत सिंपल सा है। इफ NaCl डोप्ड, यही वाला मैंने बताया था ना, याद करो हमने क्या डिस्कशन किया था, समझाया था हमने आपको ये वाला क्वेश्चन। If NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2, what is the concentration of cation vacancy? That is again quite simple, बहुत ही सीधी सी बात है। यहाँ पर मोल परसेंट दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है cation vacancies कितने जनरेट होंगी, इसके बारे में पूछा गया है। So let's take up this question. This is again definitely very good question, अच्छा सा क्वेश्चन है ये और काफी हाईली प्रोबेबल भी है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक। एंड सो हियर इट इज। सो व्हेन आई से NaCl इज डोप्ड विद, हमने इसमें SrCl2 से डोप किया हुआ है, ठीक है। एंड देयरफॉर, अब जरा याद करके, याद थोड़ा जस्ट रिकॉल करने की कोशिश करना बच्चों आप लोग, इसमें जो हमने पढ़ा था पहले, हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था यहाँ से कि जब भी हम लोग डोपिंग करते हैं, ठीक, देखो ये वाला कैसा है, NaCl है और ये कैसा है, SrCl2 है। सो व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट वी एक्सपेक्ट हियर? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 1, पहला कि किस टाइप का डिफेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। सो व्हाट टाइप, हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट, ठीक। देन वी कैन से हमें हाउ मेनी इन नंबर, तो पूछा ही गया है। सो हाउ मेनी इन नंबर, हाउ मेनी इन नंबर, मेनी इन नंबर। तो ये बहुत ही आसान सा है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे, कोई ऐसी समस्या है नहीं। क्या करना है इसमें आपको, बहुत ही सीधे से तरीके से आप ऐसा करें इसमें कि हमने कहा NaCl, तो NaCl पहले फोटो बना लेते हैं। तो ये प्लस लिखा, ये माइनस लिखा, ये आदित्य कैन यू गिव सम लाइट ऑन इट। प्लस माइनस लिखा, माइनस, और यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक। ये वाला प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, फाइन। सो आई हैव जस्ट प्लेस्ड दीज। तो याद करो जब हमने यहाँ पे NaCl को हटा करके Sr+2, चार्ज क्या है यहाँ पर, Na के ऊपर एक प्लस है, Na इज इन एग्जिस्टिंग इन Na प्लस, और Cl कहाँ पर है इसमें, Cl इज इन माइनस, तो Cl माइनस है। और यहाँ पे Sr कौन से स्टेट में है, Sr इज इन +2 स्टेट। क्या दोनों का चार्ज बराबर है या अलग अलग है? यानी एक Sr+2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टू ब्रिंग, टू डू डोप दिस Sr+2, डोप मतलब क्या, ऐड करना होता है। टू डोप Sr+2, हाउ मेनी Na+ इज टू बी रिमूव्ड? सर 2। 2 Na+ इज टू बी रिमूव्ड। या सोचो यहाँ पर हमने यहाँ से 2 Na+ को रिमूव करना है। सो मान लिया हमने ये वाला इसको हटाया है और इसको हटा दिया, तो इन दोनों को हमने हटा दिया, तो यानी ये वाला खाली हो गया यहाँ पर। इसको खाली कर लेते हैं, यानी यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, ऐसे और ऐसे, इन दोनों को हमने हटा दिया। तो जब हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये वाला माइनस रहा, ये प्लस रहा, ये माइनस है, फिर यहाँ पर ये वाला माइनस आ गया, ये वाला यहाँ भी खाली हो गया, तो ये वाला माइनस है, फिर ये प्लस है, फिर यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। और यहाँ पर क्या आ गया, मान लो हमने Sr+2 को यहाँ पे डोप कर दिया, तो ये Sr+2 आ गया, ठीक। नाउ सो दिस इज व्हाट, इसको हम लोग कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे? सो आई होप यू रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाता है। याद आया, Na+ की संख्या क्या थी, ज्यादा थी, अब हमारे पास एक कम हो गया, सो वी कैन से दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। और इसमें जो नंबर ऑफ आयंस जनरेटेड होता है, तो कितना कैटायन, इसमें वैकेंसी कितना जनरेट होगा, कि जितना आप इसमें डोप करेंगे उतने ही नंबर्स में वैकेंसी क्रिएट होगी। हमने देखो यहाँ पर एक दो Na+ को हटाया, एक Sr+2 आया, तो जितना Sr+2 क्रिएट गया यहाँ पर उतने ही वैकेंसी उसने क्रिएट कर दी। यस और नो? यस सर। सुबह, हाँ या ना? बहुत धीरे से आवाज आ रही है तुम्हारी। हाँ, ठीक है। तो अब जरा सोचो यहाँ पर मुझे इसमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ Sr+2 में कैलकुलेट करना है, वही हमारा नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 10⁻³ मोल %, यानी एक मोल यदि हमने लिया है यहाँ पर, तो एक मोल में से क्या हो जाएगा, 10⁻³ मोल % हमने इसको SrCl2 से डोप किया, ठीक। तो कितना, यानी वी कैन से पर मोल, यदि मैं सोचूं यहाँ पर, यदि मान लो एक मोल हमने ले लिया यहाँ पर, सो 1 मोल इज टेकन, 1 मोल इज टेकन, तो उसमें से कितने मोल Sr+2 जाए, हाउ मेनी Sr+2, 10⁻³ मोल %। तो क्या हो जाएगा, हाउ मच इज 10⁻³ मोल %,
हाउ मच इट इज, एक मोल का मतलब है हमारे पास ये हो गया 6.023 इंटू 6.022 ले लो इंटू 10⁻23 है, एक मोल इतना है। अब इसमें से देखो यहाँ पर 10⁻³ मोल परसेंट है, तो इसमें मोल 10 परसेंट, to 10⁻⁻5 हाँ, मल्टीप्लाई यानी करना। वी कैन से सो एस आर प्लस टू, नंबर ऑफ एस आर प्लस टू वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एस आर प्लस टू वुड बी, चूंकि हम मोल परसेंट है तो क्या करेंगे 10⁻³ अपॉन 10⁻², 100। so that is equal to upon 100 हो गया, so this is equal to 10⁻⁵, ये आ गया इसका नंबर ऑफ SR प्लस 2 का नंबर आ गया। so since number of vacancy equal to what, number of vacancy equal to number of vacancy generated, number of vacancy equal to number of SR plus 2, so this is equal to 10⁻⁵ per mole, बस आ गया ये वाला, right, हाँ ना, Yes, sir. so that is the answer। Sir, हाँ, सर हम टाइप में क्या लिखेंगे सर? एन जी मैं यहाँ पे पर मोल वैकेंसी की बात करें हम लोग तो क्या करना होगा, ये तो था इंजन हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है, एक के लिए था यहाँ पर, तो यदि मैं इसमें इतने मोल लेता हूँ तो इससे क्या करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू एन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू एन ए कर दो, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय एन ए, दिस मल्टीप्लाइड बाय एन ए इंटू एन ए इंटू एन ए, यहाँ पर भी आ जाएगा, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय एन ए, कर एन ए टाइम्स ये दिस मच, ठीक, यस सर। एक मूल्य यहाँ पे, इसीलिए हमने ऐसे सॉल्व करना है। चलो चलें इससे आगे फिर बच्चों। सो whenever we have got this one, जब भी कभी आपको मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन को रिलेट करना हो, सो वी हैव अ सिंपल रिलेशन, यानी कितने मोल डिजॉल्व है 1000 ग्राम में, हमें ये रिलेट करना है। एंड सो वी कैन से फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये लिखा है कि 5 मोलल मेरे पास यूरिया का सोल्यूशन है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो बेटा हमें क्या करना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यूरिया एज 5, ये जो भी दिया हुआ है वही हमारा मोल हो गया, कितने में 1000 ग्राम में। तो 1000 ग्राम हमारे पास कौन सा वाटर है, तो इसको 18 से डिवाइड कर दोगे तो ये नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा हमें, 1000 ग्राम बाय 18, तो ये 55.5 हो गया। सो 5 मोल एक्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इक्वल टू 5 अपॉन 5 plus 55.5 that is equal to 0.082, ये इसकी मोल फ्रैक्शन हो जाएगी। Now just have a look at the second question, when I have taken this one, mole fraction of urea is 0.1, calculate molality। So what we have understood, हमने पहले एक पर रखा है यहाँ पर कि जो रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल्स है, एंड देयरफॉर n जो हमारे पास देखो ये कितना है मोल फ्रैक्शन 0.1 है, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा वाटर का 0.9 हो जाएगा, 0.9। therefore number of mole of urea by number of mole of water would be equal to 0.1 by 0.9 हो गया। and so from this we can say molality का formula क्या है, WB यानी solute का mass, तो 0.1 mole of urea means what, how many mole, how many weight, so this just को 0.1 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे 0.1 को, तो ये 6 हो गया, अपॉन इसका मोलर मास 60 into 1000 बाई ये कितना मोल है 0.9 मोल है वाटर का, तो 0.9 मोल वाटर का मतलब इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 16.2 ग्राम हो जाएगा, वाटर का मास ये आ गया, एंड सो यू विल गेट द वैल्यू 6.17, इसका मोलालिटी मिल गया मुझे। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसमें यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज इज 1, ग्लूकोज की मोलालिटी 1 दे रखी है, कैलकुलेट इट्स मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज बाय मास। सो सॉल्यूशन हमारे पास है इसका, जो डिसॉल्व करेंगे इसमें, यहाँ पर हमने क्या लिया n ऑफ ग्लूकोज 1 मोल एंड वेट ऑफ H2O 1000, हमें ऐसे लिखना है। तो यार ध्यान से सोचो, यहाँ पर 1000 का मतलब कितने मोल्स होंगे वाटर का, एंड H2O would be equal to 18 से डिवाइड कर दोगे तो 55.5 मोल्स आ जाएगा, ठीक, एंड देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O would be क्या हो जाएगा यहाँ से, so here we can write here in this case mole fraction of not glucose not H2O, this is to be x of glucose, so this would be x of glucose जो होगा वो क्या हो जाएगा, that is equal to 1 upon ये 1 मोल था इसका, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 1 plus 55.5 56.5,
दैट इज इक्वल टू 0.017। 56.5. एंड नाउ परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट यानी 180 अपॉन टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन। टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 180 प्लस 1000 ग्राम यानी 1000 plus 180, 180. हाँ इंटू 100 कर दिया तो ये वाला आ गया हमारे पास। क्लियर है ये? Yes, sir. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। तो बच्चों इसको ठीक से समझ के ध्यान से समझना, बिकॉज रेस्ट ऑफ द इंटायर कंसेप्ट यानी पूरे इस चैप्टर का डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब हम आगे बढ़ते हैं इससे, तो जो एक्चुअल चैप्टर है, तो उस पूरे चैप्टर में हमारे पास जो बात आती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के अराउंड घूमती फिरती रहती हैं, एंड दैट इज द आइडिया इज दिस दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। इसी की हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक। एंड सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, वेपर प्रेशर की बात करते हैं। एंड सो हैव अ सिंपल लुक, इसके बारे में एक छोटी सी बात हम लोग कहेंगे यहाँ पर, और उसी बात को हमें याद भी रखना है। एंड द आइडिया इज व्हाट, आइडिया ये है यहाँ पर कि जब हम ये कहते हैं, सो इमेजिन करो कि हमारे पास एक सिंपल सा हमने ओपन कंटेनर ले रखा है, ठीक। ओपन कंटेनर है, तो जैसे ये ओपन कंटेनर है इसमें वाटर है, तो ये वाटर होगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वाटर इसमें से इवेपोरेट होता गया होता गया होता गया होता गया, एंड सो इट इज कीप ऑन गोइंग। ये वाला धीरे धीरे क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होकर के धीरे 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 ये वाला हमारा गायब हो जाएगा। इट विल जस्ट, ये ऐसे ऐसे ये होते होते ये गायब हो जाएगा यहाँ पर, एंड सो जस्ट इट इज लाइक दैट। तो रूम टेम्परेचर ऐसे हो गया। बट इमेजिन करो हमने इसको क्या किया, बंद कर दिया। इसी को हमने, एक ग्लास कंटेनर है हमारे पास, दिस इज योर क्लोज्ड ग्लास कंटेनर। सो व्हेन वी हैव दिस क्लोज्ड ग्लास कंटेनर, तो क्या होगा इसमें, तो ये क्या था, ये जो पार्टिकल बन रहा था तो बाहर भाग भाग जा रहा था, तो जैसे ही बाहर भाग गया तो फिर ये और इवेपोरेट हो गया, और बाहर बाहर भाग गया ये वाला, तो ये और इवेपोरेट हो गया, और बाहर भागा और इवेपोरेट हुआ, और बाहर भागा और इवेपोरेट हुआ। तो ये इवेपोरेट होता गया होता गया होता गया होता गया, धीरे धीरे क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 दिन में 4 दिन में ये पूरा पूरा ग्लास कंटेनर जो होगा वो हमारा खाली हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो यदि मैंने इसको क्लोज कर दिया, इफ आई हैव क्लोज्ड दिस, इन दैट केस ये जो बाहर भागने की प्रक्रिया थी, क्या ये अभी भी होगी या नहीं होगी? सर इवेपोरेशन तो होगा लेकिन वो जाएगा नहीं बाहर. हाँ, बाहर भागने Yes, की sir. प्रक्रिया नहीं होगी, यानी ये इवेपोरेट तो होगा लेकिन ये बाहर नहीं जा पाएगा, ये बाहर नहीं जा पाएगा। जब ये बाहर नहीं जा पाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से गया, यहाँ से टकराया, फिर टकराया, टकराते टकराते फिर यहाँ से क्या हुआ, कई बार यहाँ पे आकर के फिर इसमें आकर के चिपक गया, फिर इसमें आके चिपक गया, फिर इसमें आके चिपक गया। यानी कुल मिला के कौन कौन से प्रोसेसेस हो रही है यहाँ पर, यहाँ पे इवेपोरेशन भी है और यहाँ पर कंडेंसेशन भी है। क्या हो रहा है यहाँ पर, इवेपोरेशन एज वेल एज कंडेंसेशन, बोथ, दोनों ही यहाँ पर हो रहा है। यस और नो? तो जब जब Yes, यहाँ पर sir. इवेपोरेशन और Yes, sir. कंडेंसेशन दोनों ही हो रहा है, सो देयर वुड बी अ स्टेज, एक कभी ऐसा स्टेज आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए, ठीक। तो जब रेट ऑफ Yes, sir. इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होगा तो ये कब होगा, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा। सो एट इक्विलिब्रियम ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium rate of evaporation would be equal to rate of condensation। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो ये वाला ऐसे आ गया हमारे पास, तो सीधे इक्विलिब्रियम स्टेट है यहाँ पर, एंड देयरफॉर इसी इक्विलिब्रियम स्टेट को हम लोग यूज करेंगे और यहीं से हम लोग डिफाइन करेंगे वेपर प्रेशर को। एंड सो वी यूज टू डिफाइन दिस टर्म, यानी यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइम में जो प्रेशर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, राइट। कैसे कहेंगे और क्यों कहेंगे, एंड सो हियर इट इज लाइक दिस, ये वाले देखो यहाँ पर। सो वेपर प्रेशर इज एन इक्विलिब्रियम फिनोमेना। वेपर प्रेशर क्या है, इक्विलिब्रियम फिनोमेना है, एंड टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। क्यों डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने ये कहा कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गया। अब यहाँ से एक और चीज सोचना है हमें कि यहाँ पर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ था, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, विच फॉर्मूला वी यूज, याद है फेज डायग्राम? सो दिस वाज द फेज डायग्राम जो हम लोगों ने पहले भी यूज किया हुआ है, ये सॉलिड स्टेट में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि ये वाला फेज डायग्राम हमें याद रखना है। एंड सो हियर इट इज, हमारे पास क्या दिखाई देता है इसमें,
इस फेज डायग्राम में हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं इसको, ये वाला ऐसे ले लिया, ये वाला ऐसे है, एंड वी आर ड्राइंग इट इन दिस वे। ये ऐसे है फेज डायग्राम। सो वी कैन हैव दीज, लिक्विड है, यहाँ पर ये गैस है, और ये वाला क्या है, सॉलिड है। सो लिक्विड एंड गैस। सो व्हेन आई से दिस प्रोसेस, इसमें कौन कौन सा स्टेट इन्वॉल्व है यहाँ पर? Sir, gaseous and liquid. gaseous and liquid, and so I have just highlighted that। तो ये liquid और ये गैस। तो हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों, आप जब भी आपको लिक्विड और गैस का स्टेट को दिखाना हो, वेपर प्रेशर को दिखाना हो, और प्रेशर और टेम्परेचर को प्लॉट करना हो, तो कौन सा पार्ट ऑफ ग्राफ लेंगे हम लोग? ये वाला पार्ट, यानी ऐसे ये कर्व्ड फॉर्म में ये होता है। सिमिलरली वी हैव दिस कर्व्ड, यहाँ पर है और ये एक लाइन है। एंड सो दिस इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, log P2/P1 का, ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। And so here we can use this formula, log P2/P1 equal to, क्या होता है हमारे पास? So we have got this formula 2.303 R, और दूसरा इसी का ही तरह से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, K2/K1। तो प्लीज इसको एक बार पढ़ो, इसको याद करने की कोशिश करो। So please try to recall this, try to memorize this. So from this, when you open this, log P2 minus log P1, delta H by 2.303 RT1, delta H by 2.303 RT2, और if you compare these two, log P2 compare करो तो ये वाला मिल गया, और log P1 को compare करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। And so we can write log P2 equal to minus delta H by 2.303 RT2, और in general, अब 2 को हटा दो यहाँ से, तो 2 को हटा दिया तो log P बराबर क्या आ गया, delta H upon 2.303 RT। हाँ या ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब एक छोटा सा प्रश्न है, अब यहाँ पे आपको सोचने वाला काम है ये। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको log p और 1/t का ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? log p वर्सेस 1/t, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सो प्लीज डू दैट। log p वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसा होगा ये बताना है। प्लीज ट्राई इट आउट। When I have taken this log p by equal to minus delta h by 2.303 RT, तो ये 2.303 को हटा दोगे तो ln p बन जाएगा। So this ln p equal to minus of delta h upon RT हो गया, and therefore 1/t लेना है। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते थे इसको, कि इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ln p जो हो गया हमारा, ln p इक्वल टू, माइनस को हमने यहाँ माइनस लिख लिया, देन डेल्टा h लिख लो। ठीक, इसके बाद हमारे पास 1/r कांस्टेंट है, 1/r कांस्टेंट, और 1/t हमारा वेरिएबल है। तो बेसिकली ये क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक यदि मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है, दीज आर कांस्टेंट। यदि यह कांस्टेंट है तो क्या बच गया, ये वाला y इक्वल टू mx+c के फॉर्म में है, यानी ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। एंड इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें इसका ये वाला क्या है, स्लोप है। तो स्लोप इक्वल टू माइनस डेल्टा h/r है। अब जरा बच्चों सोचो, डेल्टा एच की जो वैल्यूज होती है वो कैसी होती है? एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव और एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव। हाँ या ना? एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, और यदि हमारे, सॉरी, एक्सोथर्मिक है डेल्टा एच नेगेटिव है, और यदि एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है। एंड देयरफॉर इफ आई टेक, सपोज मान लो हमने इसको डेल्टा एच को हमने एंडोथर्मिक ले लिया, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिला के नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव बन गया तो स्लोप कैसा, नेगेटिव। यदि एक्सोथर्मिक होता तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, यानी ये क्या होगा, अप साइड पॉजिटिव स्लोप। एंड देयरफॉर वी कैन प्लॉट इट लाइक दिस, यानी ln p वर्सेस 1/t फॉर व्हेन डेल्टा h इक्वल टू एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे डेल्टा h नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव स्लोप आ गया। एंड सो दिस इक्वल टू डेल्टा h/r, हमारे पास जो ये वाला था माइनस डेल्टा h/r, हमने ऐसे लिखा है, डेल्टा h अपॉन r हमने ये ले लिया था, ऐसे आ गया हमारे पास। सो दिस इज हाउ इट्स ग्राफ वुड बी। यदि मान लो यही वाला एंडोथर्मिक होता तो यही वाला ग्राफ बिल्कुल ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जाता। यानी इफ इट वुड हैव बीन एंडोथर्मिक, देन द नेचर ऑफ ग्राफ वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा बन जाएगा ये वाला। ये फॉर एंडोथर्मिक है, दिस इज फॉर एंडोथर्मिक।
राइट? तो ये एक्सोथर्मिक के लिए था और ये वाला एंडोथर्मिक के लिए ऐसे बन जाएगा। In evaporation, so evaporation is again we can say it's a surface phenomena है, और जो boiling है वो bulk phenomena है। दूसरा, evaporation में क्या होता है कि liquid जो हमारे पास है वो vapor में change होता है, जबकि जब vaporization होता है वहां से liquid is changing to gaseous phase। एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है वेपर में और गैस में। सो होप यू अंडरस्टैंड। नहीं है तो थोड़ा ढूंढना पढ़ना इसके बारे में। सो व्हेन यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा होता है, बढ़ता जाता है। दिस इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड देन व्हेन इट इज वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन में अब जब सोच के देखो बच्चों कि यहाँ पर इस बबल को मुझे बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए कम से कम कितना प्रेशर होना चाहिए? सो वी कैन से कि ये तभी होता है बॉइलिंग जब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। एंड सो वी कैन से हियर दैट बॉइलिंग पॉइंट this is vapor pressure equal to atmospheric pressure. Next one is at boiling point kinetic energy is same, यानी लिक्विड और गैस दोनों में क्या होगा, दोनों काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है। फर्दर इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे ये लिखना है, therefore addition of any extra heat won't change the temperature, it will only increase the rate of vaporization। सिर्फ रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के बाद और टेम्परेचर हम नहीं बढ़ा सकते एट द सेम टाइम प्रेशर वी कैन से। So these are some basic feature of this boiling और evaporation में ये थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, when pressure equal to 1 atmospheric pressure जब हमारे पास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, normal boiling point कहते हैं। So normal boiling point means what, कि जब vapor pressure equal to 1 atm के बराबर हो, so that is called normal boiling point। At any other pressure, जो बाकी और कोई भी प्रेशर है तो वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एंड देयरफॉर इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, decrease in pressure decreases the boiling point। that can be shown using this particular graph। ध्यान से देखो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो आप बच्चों कि हमने यहाँ पर कौन सा पार्ट लेना है, यहाँ पर which state और which transformation is involved, यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व है इसमें, लिक्विड से हम लोग गैस की बात कर रहे हैं, ठीक। एंड देयरफॉर वी आर लुकिंग एट दिस वन, लिक्विड है ये वाला पार्ट और ये वाला गैस का पार्ट था, जब ये लिक्विड और ये गैस है। सो इन दिस केस व्हाट वुड बी हैपनिंग हियर, यहाँ पे हमने कहा कि भाई 1 atm है, तो जैसे ही प्रेशर वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm हो गया, ये T2 पे पहुंचा, इसमें इस वाले प्रेशर पे हमने कहा, जैसे मान लो ये वाला प्रेशर है तो ये T1 पे पहुंच गया है, ये वाला प्रेशर है ये T3 पे है। सो इफ आई से दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सो T2 इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। हमने प्रेशर लो कर दिया, सपोज हम पहाड़ पे चले गए, तो जब आप पहाड़ पे जाओगे तो क्या होगा, वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो जैसे ही प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पर वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड सो इन दैट केस क्या होगा, ये T1 टेम्परेचर पे ही बॉयल कर जाएगा, यानी सम इट विल बॉयल एट सम लोअर टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड यदि मैं प्रेशर बढ़ा दूं, तो प्रेशर बढ़ा देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया, तो वहां पर फिर क्या होगा, इट इज जस्ट कटिंग डाउन एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, एंड सो इन दिस केस T3 पे, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। सो इफेक्टिवली वी कैन से इंक्रीज इन प्रेशर increases the boiling point, decrease in pressure decreases the boiling point, and we can say, ये ध्यान रखना boiling point पे kinetic energy सेम होता है। So that's all for this boiling के लिए हमने इतना ही अभी पढ़ना है। नेक्स्ट इससे और आगे की हम लोग बात करेंगे, that will discuss in the next class। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? Yes, sir.